हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th वंस अगेन। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा है वो रहा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि आपको वीडियो देखने का जो ये है फ़ायदा तभी है जब आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। प्लीज़, मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि आपको वीडियो देखने का एडवांटेज तभी है जब आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान कीजिए, आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ऐसी कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो लीड कर रही हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी जो कि हमारा क्वेश्चन रहा है नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम की ओर। जब पिछले वाला मॉडल जो है, जो कि रदरफोर्ड का दिया हुआ मॉडल था, वो जब फेल हुआ तो हमारी नज़र जो है कहीं ना कहीं दूसरे मॉडल ऑफ एटम की ओर रही, जिसे हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो एक्चुअली क्या किया गया कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय नील बोर। ठीक है, इसको नील बोर ने इम्प्रूव किया और उसने क्या किया, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या दो फॉर्मुलेशंस क्या थे वो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए? एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरी चीज़ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। यानी एक चीज़ आप याद रखेंगे कि पहली चीज़ है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर, दूसरी चीज़ जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तभी जब हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ये क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये हम अभी, आप ध्यान कीजिए, फर्स्ट क्लास देखिए, ये हम अभी आगे नीचे डिस्कस भी करेंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये दो चीज़ें याद रखेंगे कि अगर हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को देखना है तो हमें पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो क्या क्या है। जो नेचर हम पढ़ेंगे कि ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी ये ड्यूअल कैरेक्टर के होते हैं, ड्यूअल नेचर के होते हैं वो। और दूसरी चीज़ जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम हुआ करता है वो। तो इसके बाद हम सबसे पहले वाले पॉइंट को पढ़ेंगे आज, अभी फ़िलहाल, जो कि है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। नेचर से मतलब कि ये किस किस्म की है, तो हम बोल रहे हैं ये ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल ड्यूअल का मतलब डबल कैरेक्टर। ठीक है, दो किस्म का कैरेक्टर है जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। जो अभी तक आपको रेडिएशन समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गया, ठीक है वो। तो वेव नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस चीज़ को, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस को हम समझते हैं, एक थ्योरी दी गई है, ठीक है, जेम्स क्लॉक मैक्सवेल के द्वारा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं या सिंपली वेव नेचर ऑफ लाइट कहते हैं या वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने 1864 में क्या किया, उसने ये चीज़ बता दी कि जो हमने पीछे एक्स रेज को कॉन्सेप्ट, गामा रेज या फिर हीट रेज, ठीक है, पढ़ी, ये इस किस्म की रेज क्या करती हैं, दे एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ डिसकंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये इन ये इन गामा रेज या हीट रेज या एक्स रेज के बारे में ये बात कह रहा है, ठीक है, कि ये गामा रेज, एक्स रेज वगैरह क्या करती हैं, कंटिन्यू एनर्जी जो है वो एमिट करती रहती हैं रेडिएशंस की शक्ल में या वेव्स की शक्ल में। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव। और एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और जो एनर्जी इनके साथ जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। दीज वेव्स आर एसोसिएटेड। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ये जो वेव्स हैं जिन्हें आप रेडिएशंस कह रहे हो, ये जुड़ी हुई होती है, इनके साथ प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए हम इनको फिर क्या कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टर भी इनमें प्रेजेंट हुआ करता है। तो दिस थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाज आल्सो कॉल्ड, इसको ही को हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस भी कहते हैं। तो मेन पोस्टुलेट जो इसके हैं, इस थ्योरी के, वो क्या क्या हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या मेन फीचर्स इसके क्या क्या हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दे एमिट एनर्जी, दे जो है एक्चुअली मैंने यूज़ किया हुआ है इन एक्स रेज या फिर गामा रेज या फिर हीट रेज के लिए। ये एमिट एनर्जी करती हैं, ये एनर्जी छोड़ती रहती हैं कंटिन्यूसली, लगातार, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या रेडिएशंस की शक्ल में। ठीक है, किसकी शक्ल में एनर्जी एमिट करते हैं, वेव्स या रेडिएशंस की शक्ल में। ये ऐसा मानना है जेम्स क्लॉक मैक्सवेल का। दूसरा पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बने हुए हैं, या यूं कहें कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर प्रेजेंट है होता है जो ऑसिलेट होता है, विच ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर सपोज कीजिए आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा कोई सोर्स है रेडिएशन का, ठीक है, यहाँ से अगर ये इसकी एक वेव आती है, मान लीजिए ये मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक कैरेक्टर, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टर है, और दूसरी आप वेव बता रहे हैं सर कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए इसका कौन सा बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टर है इसका। तो कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली ये वेव्स होंगी, ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी इन वेव की, जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी, आगे बढ़ने की, ट्रेवलिंग की डायरेक्शन होगी, उसके भी ये यानी इलेक्ट्रिक उसके भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक वाली भी उसके परपेंडिकुलर होगी। एक तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी और दूसरी चीज़ ये इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो है उसको भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इस पोस्टुलेट नंबर 2 में पढ़ा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्टेड हैं और ये ऑसिलेट होती हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रेडिएशंस। तो तीसरा पॉइंट आ रहा है द रेडिएशंस या आप वेव्स कहें डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। दीज रेडिएशंस एक्चुअली ये जो रेडिएशंस इस तरह की हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इन्हें किसी मटेरियल मीडियम की, किसी भी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपगेट होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, हैं ट्रेवल करने के लिए, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं होती है आगे ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, ट्रांसमिट होने, ट्रांसफ़र होने के लिए। और आप ये चीज़ भी याद रखना, नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बात भी आ रही है कि वैक्यूम के अंदर जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी सोर्स से आई हुई होती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं एट द सेम स्पीड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जितनी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर जाते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए ये इसका मानना है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का मानना है इस थ्योरी में कि जो भी रेडिएशन है या जिसे हम वेव बोलेंगे, ठीक है, उसके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो डिपेंड करती है इस रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। मतलब उसके अंदर कितनी ज़्यादा शाइनिंग अपीयरेंस है, कितनी ज़्यादा चमक है उसके अंदर। ठीक है, जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी उतनी ज़्यादा उसके साथ एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो जितनी कम शाइनिंग होगी तो उतनी ही एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, यानी ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शाइनिंग ज़्यादा है यानी चमक ज़्यादा है, इंटेंसिटी जिसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है जी रेडिएशन की, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर इंटेंसिटी कम है तो उसकी जो है एनर्जी वो कम मानी जाएगी। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे या यूँ कहें आपकी कॉन्सेप्ट था, ये मेन कॉन्सेप्ट था, मेन फीचर्स थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट के, जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में दी थी। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये फेल भी होगी, इसका फेलियर भी आया हुआ है, ड्रॉबैक्स भी इसका है, तो जिन्हें हम लिमिटेशंस भी कहते हैं नॉर्मली। तो लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखिए यहाँ पर हम बताएंगे, हाउ एवर दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द फिनोमेना, ठीक है, ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकी, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकी, ये सारे क्या हैं, ये लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, या जैसे इंटरफेरेंस मान लीजिए या डिफ्रैक्शन है। ठीक है, इन जैसे लाइट के फिनोमेना को ये सक्सेसफुली क्या हो गई, एक्सप्लेन कर सकी, लेकिन इसने क्या नहीं कर सका, ये थ्योरी जो है इट फेल्स टू एक्सप्लेन दी two important phenomena of light, that means one is photoelectric effect and another is, you can say what, another is another is black body radiation। एक तो इनमें से कौन सा है जिन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और दूसरा जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट है जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने इन जैसे, तो इनको जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। ठीक है, तो इसके अलावा आप यूँ बताएंगे कि नेक्स्ट लिमिटेशन जो है इसका, कि दिस थ्योरी आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी है कि जो हमारे पास यूँ कहें आपकी ये जी क्या कहते हैं, दिस थ्योरी आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन
the variation of heat capacity of solids, variation of heat capacity of the solids, variation of heat capacity of the solids, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि सॉलिड्स में किस किस्म का हीट कैपेसिटी का वेरिएशन रहता है टेम्परेचर के फंक्शन से, तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट और लास्ट लिमिटेशन बताएंगे कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स बट विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। देखिए ये बात हम कैसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस लाइंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना था कि एनर्जी जो है वो एमिट होती है कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली, मतलब ये एक्स रेज है, ये गामा रेज हैं, ये हीट रेज हैं, ये क्या करती हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो कंटिन्यूसली से जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब कोई एक वेल पैटर्न बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे वेवगायर वगैरह होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो ये इसका मानना था कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, किसी सबस्टेंस का या एटम का, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, जो कि मानना गलत था। बाद में ये डिस्प्रूव हो गया था इसका बताना कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस है, बल्कि यहाँ जब बोहर ने मॉडल ऑफ एटम दिया अपना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जब उसने एक्सप्लेन किया, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, बल्कि वो क्या होता है, वेल डिफाइंड लाइंस का कंसिस्टेड होता है, ये बना हुआ होता है, यानी हमारे स्पेक्ट्रम में जो है कुछ ही सर्टन, ठीक है, डिफाइंड वेल डिफाइंड लाइंस ही वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ना कि कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स मिलता है, ठीक है, जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना था। तो लिहाजा एक लिमिटेशन रह गई, ये कंटिन्यूस कह रही है, लेकिन वो बता रहा है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाद में कि नहीं, ये कुछ ही फ्यू लाइंस होती हैं जो यहाँ पर हमें कलर्ड बैंड या स्पेक्ट्रम बनाए हुए देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इस लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ये क्या थी। तो देखिए जब हमने देखा कि यह हम इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी, ये भी याद रखना। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका लिमिटेशन रहा था, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसका लिमिटेशन रहा था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। तो फिर अनदर थ्योरी को आना पड़ा, जो कि प्लैंक ने दी, मैक्स प्लैंक इसका नाम था, और कब दी इसने, 1904 में, ठीक है, और इसके नाम के पीछे इस थ्योरी को जाना जाने लगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसके मेन पोस्टुलेट्स या फीचर्स क्या थे जी, रेडिएंट एनर्जी, देखो बच्चों मैंने आपको जस्ट पीछे वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो हम इसी लेक्चर में पढ़ रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर कहा द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो ये रेडिएंट एनर्जी के लिए कह रहा है पहला पोस्टुलेट इसका कि एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, लेकिन साथ में कह रहा है नॉट कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये रेडिएंट एनर्जी एमिट या रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होने का केस यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं इसका मानना है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली। यानी प्लैंक्स कह रहे हैं कि एनर्जी रेडिएंट जो है, यानी रेडिएंट एनर्जी जो है वो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। और इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को ये क्वांटा करके बुलाता है, ठीक है, क्वांटा, या बहुत सारों को हम बोलेंगे क्वांटास, ठीक है, ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। यानी आप यूँ मान लीजिए कि इसका मानना है कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये कुछ इस तरह से जो है एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इन पार्टिकल्स की तरह, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की तरह, जिनको हम एक सिंगल को क्वांटा कहेंगे, क्वांटम कहेंगे, और बहुत सारों को हम क्वांटास या क्वांटा कहेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट या वाइट लाइट ऑर्डिनरी में हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन, तब हम उनको फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर जनरल सेंस से आप रेडिएशंस के हिसाब से देखोगे तो क्वांटा हम इनको कहते हैं, और अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की तरफ से इनको आप कंसिडर करोगे तो हम इनको फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को। तो होप कि आपको ये पॉइंट जो है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दूसरा पोस्टुलेट इसका कह रहा है द एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय द कैपिटल ई सिंबल ऑफ ईच क्वांटम, ठीक है, या फोटॉन, ये हर एक फोटॉन या हर एक क्वांटम की जो एनर्जी जुड़ी हुई उसके साथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, ठीक है, सिंबल से, ठीक है, दिस इज नोन एज न्यू ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है, दैट इज ई इज मैथमेटिकली हमारा ये रिलेशन बनेगा, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इज इक्वल टू एच न्यू जब मैंने लिखा तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एच लाया, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना जाता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। दिस एच इज आल्सो नोन एज, आप यहाँ पर बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन में कि वेयर ई क्या है तुम्हारे पास, ई इज द एनर्जी, ठीक है, और एच क्या है जी, तुम न्यू क्या है तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी है, और एच जो है ये क्या है तुम्हारे पास, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है विच इज आल्सो नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है वो आपको याद रखनी है, या आपको पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये काम आती है। इसका वैल्यू है एच का, प्लैंक ने जो कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 6.626 इंटू 10⁻34, और जूल सेकेंड आप इसका यूनिट याद रखेंगे, ठीक है। होप कि ये भी आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टलेट की तरफ, जो कि थर्ड पोस्टलेट है। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ प्लैंक्स अपनी थ्योरी में कह रहा है कि एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड। हमने एनर्जी के एमिशन की बात की लगभग, ठीक है। तो एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड, एनर्जी हमेशा एमिट होती है, या कहिए कि अब्जॉर्ब होती है एज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम का मतलब है जिसको हम मैथमेटिकली एन एच न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन एच न्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आप मान लीजिए, आप बताएंगे सर आपने अभी ऊपर बताया था ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एन कहाँ से टपका, ये क्या चीज़ है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पर आप एन का वैल्यू ले सकते हो क्या, 1 2 3 वगैरह, जिसे आप इंटीजर वैल्यू बोलोगे, ठीक है। ये एन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास में रेडिएशन यानी रेडिएंट एनर्जी होगी वो सारी एक ही जैसी थोड़ी होंगी, मतलब जो भी रेडिएशंस होंगी वो तो मुख्तलिफ किस्म की होंगी, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ्स, सॉरी डिफरेंट रेडिएशंस जो होंगी वो एग्जिबिट की हुई होंगी आपस में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज। तो जैसे मान लीजिए उसका वैल्यू यहाँ पर एच नो के साथ मल्टीप्लिकेशन, एन का वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई लग दिया तो एनर्जी क्या बनेगा। अगर तुम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा। अगर तुम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा। अगर तुम नेक्स्ट एनर्जी यानी फोर्थ के लिए देखोगे तो उसके साथ ये क्या बनेगी, कैलकुलेट क्या होगी। तो दैट इज़ वाई कि हम इसको बता रहे हैं कि ये फिक्स्ड है जी हर एक रेडिएशंस की एनर्जी के लिए। ये हमारा इस तरह का कहना, ठीक है। ये सब के लिए एक ही वैल्यू नहीं रहेगी, बल्कि एक इंटीग्रल मल्टीपल है इस इज इक्वल टू एच न्यू का, जिसको हम इज इक्वल टू एन एच न्यू अब हम कह रहे हैं, ठीक है। जिसमें एन हम आपका 1 2 3 4 यानी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से की कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कि इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पर जो एनर्जी होगी, ये रेडिएंट एनर्जी जो होगी रेडिएशंस की, वो फिक्स्ड होगी हर एक रेडिएशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इस रेडिएशन के लिए भी उतनी वैल्यू, इसके लिए भी उतनी एनर्जी वैल्यू, इसके लिए नहीं, इनकी अपनी अपनी होगी। इसके लिए डिफरेंट होगी, इसके लिए डिफरेंट होगी, इसके लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। ये जो एनर्जी इनके साथ होगी एसोसिएटेड, जिसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह की फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज ऑफ डिफरेंट रेडिएंट एनर्जीज इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कुल मिलाकर जो आपको अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने लिखने भी हैं, और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है जहन के अंदर भी रखने हैं, ठीक है, इनके मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने बताया लास्टली कि ऑल्दो द प्लैंक वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी शुड बी, हालांकि प्लैंक को ये भी नहीं मालूम था कि मैं इस तरह से एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बात किस तरह से कर रहा हूँ, बट लेकिन एक चीज़ की गारंटी हम देंगे यहाँ पर कि ही वॉज वेरी वेल एबल, और यू कैन से ही वॉज वेरी कीन, ठीक है। हाँ, यूँ बोलेंगे आप, उसको काफ़ी ज़्यादा क्या था, यकीन था इस बात का, ठीक है। ही वॉज वेरी वेल एबल टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। और इसका सपोर्ट दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसको सपोर्ट किया। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा वाकई में मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी यही कहती है कि रेडिएशंस जो हैं वो ड्यूअल नेचर शो करती हैं, यानी वो इन सम वेज जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और इन सम वेज जो है वो पार्टिकल नेचर को जो है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि गामा रेज, ठीक है, हीट रेज और एक्स रेज, दे हैव ड्यूअल नेचर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो होप कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें कोई भी कमेंट आपका बने, आप पूछना चाहें कुछ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और यूँ कहूँगा कि पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो जो है अपलोड करता हूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी पहुँच जाए। तो बस आज
के लेक्चर के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।